गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी कॉन्सेप्ट की दिक्कत? नो सर। सर वो जो आपने एक क्वेश्चन में होमवर्क दिया था वो सर समझ डाउट में भेजा था। जिसने भी डाउट भेजा था नहीं, एक बार वो question व्हाट्सएप मुझे हाय हेलो भेज दे, क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा जरा। सर आपने होमवर्क दिया था। हाँ बिल्कुल मुझे ध्यान है, मैंने एक होमवर्क दिया था तो वो हुआ नहीं। एक ही क्लास है। आज। हाँ शायद एक ही क्लास है, एक कोई और की है, मेरी नहीं है बेटा। मैं तो सोचा सर था अलका सर की है। मैथ्स की थी पर कैंसिल हो गई। मैथ्स की कैंसिल हो गई। हाँ अभी पहले मैथ्स हाँ सर वो पहले cancel शो हो हो रही थी, अब नहीं हो रही। नहीं हो जाएगी, मैथ्स सर की है, ऐप पे हो रही है शो। मैथ्स की है। अच्छा एक पहले तो मैं लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन कुछ याद है? सर मैंने भेज दिया पर शायद रिसीव नहीं हुआ। एक पहले तो मैं लास्ट क्लास। सर एक Yes, टेस्ट sir. का भी डाउट भेजा है मैंने। एक मिनट में जरा क्वेश्चन देख लूं पहले। लास्ट क्लास का जो भेजा था बढ़िया क्वेश्चन था, वो होना चाहिए। किस किस से हो गया वो? सर मेरे से हो गया। क्या आंसर आ रहा है? हो गया सर आंसर सर एक मिनट आता हूँ सर बता। प्रोपोर्शनल टू 1/√3। मतलब कितने टाइम्स हो जाएगी? तो वो 1/√3 हो जाएगी। इन व्हाट प्रोपोर्शन विल द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल चेंज? मींस 1/√3 टाइम्स हो जाएगी। क्या यही आंसर है? यस सर। हाँ मेरे ख्याल से तो ठीक है। कितने बच्चों का आ गया आंसर ये? सर मेरा मेरा आ गया सर। मेरा भी। सर 3 अटेम्प्ट दिए, नहीं आया। एक मिनट करता हूं, एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन का क्या डाटा मुझे बताओ। दो पार्टिकल से चार्जेस मुझे जो ध्यान आ रहा है Q1 एंड Q2, ठीक है, मासेस दोनों के सेम थे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई और दोनों की वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम थी। फिर एक पार्टिकल का क्या हुआ था? सर 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे। और सर मान लेते वेलोसिटी हाफ, स्पीड हाफ हो गई। स्पीड हाफ हो गई थी। मान लो एक की वेलोसिटी इधर, दोनों की वेलोसिटी इधर थी v की, और कुछ टाइम के बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो एक की वेलोसिटी तो हो गई इस तरफ 60 डिग्री पर v/2 की, ठीक है जी, फर्स्ट पार्टिकल की। तो और वो सेकंड नीचे भी हो सकता है ना। कहीं भी हो सकता है, कोई एक assumption लेनी है, तो हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो टेंशन नहीं है ऐसी हमें। दूसरे के लिए v माना तो दूसरे में क्या दे रखा था, क्या हुआ? सर 90 डिग्री पे हो गया वो। 90 डिग्री पे हो गया। दूसरे की वेलोसिटी इधर कहीं हो गई, कितनी पता नहीं, मान लेते हैं v1 90 डिग्री पे। और यही बताना था कि ये v1 v के कितने प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, यही था। यस सर। अब यहां देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है पता ही नहीं। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, EX और EY मान लिया। अब लगाए हम इसमें फोर्स, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए वो लगेगा Q1 इंटू EX। फोर्स अपॉन फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स इंटू टाइम मान लूं, यानी कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम होगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन v/2 cos 60, यानी कि v/4 माइनस v, एंड Q1 EYT इज इक्वल टू m इंटू v/2 sin 60 √3/2, तो √3 v/4। देखो ये दो इक्वेशन ठीक लिखी है मैंने। क्या ये इक्वेशंस ठीक लिखी हैं? सर आपने इक्वल टू m इंटू हम कंपोनेंट्स लेके नहीं कर सकते थे ये? क्या लेके? EX को अलग सॉल्व कर लेते, EY को अलग, मतलब हाँ, आपने अलग ही किया है। मोमेंटम लगाई है ना, हाँ दोनों में अलग अलग लगाया है। नहीं यूज कर सकते थे। नहीं दोनों में अलग अलग ही लगाया है बेटा। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ इम्पल्स का यूज ना करके हम नॉर्मल इक्वेशंस का यूज कर सकते थे ना। लंबा बढ़ जाता है इक्वेशन, अल्टीमेटली यही बनती v = u + at से भी। आपको समझ में कैसा है कि इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है?
हाँ मैं भी देखो, यही पूछना। हाँ सिंपल सी बात है, फोर्स लग रहा है और वेलोसिटीज के चेंजेस पूछे गए हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फोर्स को मैं मोमेंटम से, वेलोसिटी से कैसे लिंक करूं, क्योंकि दोनों के मासेस सेम दे रखे हैं, तो एम ने तो कट ही जाना है, और चेंज इन वेलोसिटी के लिए चेंज इन मोमेंटम मेरी हेल्प करेगा, और चेंज इन मोमेंटम को मैं सिंपली न्यूटन्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन से निकाल सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब टाइम भी दोनों केस में सेम है, तो मैंने क्या किया, डीटी भी क्यों लिखूं, डायरेक्टली टाइम से मल्टीप्लाई करके इंपल्स बना देता हूं। इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम इज इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसमें एम का पार्ट दोनों बॉडीज में सेम होगा, कैंसिल होता रहेगा, मेरे को क्या दिक्कत है उसमें, क्या आइडिया मिला? ये मैंने फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशंस बनाई हैं। अब सेकंड पार्टिकल के लिए ऐसे ही देखें तो उसकी इक्वेशन बनेगी, चार्ज उसमें था Q2, Q2 EXT is equals to mass into change in velocity in x direction, 0 minus v, final 0, initial v, x direction में, y direction में Q2 EYT is equals to mass into v1 minus 0। देखो, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। फाइनल 0 नहीं है बेटा, फाइनल तो v1 है, इनिशियल 0 है y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में फाइनल 0 है, इनिशियल v है। x और y में अलग लगाएगा ना इक्वेशन। हाँ सर। ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं, दीज आर फाइनल वेलोसिटीज, और जो व्हाइट कलर से है वो इनिशियल है। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो पहले एक्स डायरेक्शन में देखें तो चेंज इन मोमेंटम होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन v/2 cos 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन v, वो ये आ जाएगा। यस सर। ऐसे ही y डायरेक्शन में लगाया, y डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, तो जो फाइनल होगी वही मिल जाएगी √3v/4। इस केस में भी ऐसे ही कर दिया दूसरे बॉडी के लिए। अब इनको सॉल्व करके मुझे v1 निकालना है, तो सिंपली देखो Q1 Q2 EX काट सकता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो Q1 by Q2 इज इक्वल टू EXT कट जाएगा, M कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस EV/4 अपॉन वो आ जाएगा माइनस V, तो ये आ रहा है 3/4। अब इस इक्वेशन को ऐसे ही इस इक्वेशन से डिवाइड करें तो मिलेगा Q1 by Q2 इक्वल टू, ये कट गया, M कट गया, √3v/4 डिवाइडेड बाय v1। लेकिन Q1 by Q2 में निकाल चुका हूं 3/4, तो इसको इक्वेट कर सकता हूं 3/4 से, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और v1 की वैल्यू आ जाएगी दिस अपॉन 3, यानी कि v/√3, यानी कि 1/√3 के फैक्टर से डिक्रीज हो गया। सर हमें EX को उल्टा नहीं लेना चाहिए था। क्या चीज? सर EX जब मैं डायरेक्शन लिया उसको उल्टा नहीं करना चाहिए था। वो आपने पा जाएगी, हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत। मेरे EX जो है वो नेगेटिव है, देख दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा था। सर मुझे एक क्या क्या फर्क उससे क्या पड़ा? सर मैंने सब किसी और तरीके से किया था सर, आंसर तो आ गया था सर। बोल बेटा। सर जैसे कि सर मैंने पहले थीटा एंगल पे मान लिया ई को, सर उसके बाद सर जो वेलोसिटी है सर उनको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया सर, जैसे हम उसमें सर 2D में लिखते हैं सर, मोशन इन 2D में। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ली? सर मैंने सेम डायरेक्शन में ले ली थी, मतलब एक्स में। एक्स में ले ली थी, ठीक है। और सर उसके बाद वेक्टर फॉर्म में लिख के सर जो फाइनल वेलोसिटी आई थी उसका जो एक्स कंपोनेंट था सेकंड वाले का, उसको 0 कर दिया, तो सर रिलेशन आया, और सर के बाद सर आंसर आ गया। हाँ ठीक है, तो है वही तरीका बेटा। मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, आप आई कैप जे कैप के हेल्प से कर रहे हो। सर यस सर। हाँ बेटा। सर काफी सारे रिंग के क्वेश्चंस मैंने देखे पीवाईक्यू में, जिसके अंदर ये था कि एक पार्टिकल रिंग से इतने डिस्टेंस पर है, तो दोनों रेपेल सेम चार्ज है दोनों में, पार्टिकल और रिंग में, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी टू जस्ट पास द सेंटर ऑफ द रिंग। तो उसके अंदर वेरिएबल फोर्स में कैसे कैलकुलेट करने हैं उसके? अभी नहीं करना, उसको हम करेंगे मेरे पोटेंशियल एनर्जी से जब हम पढ़ लेंगे वो। ओके सर।
उसको हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कितनी स्पीड दे कि क्रॉस कर जाए, कितनी Yes, स्पीड sir. दे तो यहां पहुंचेगा तो कितनी स्पीड होगी, ये सब एनर्जी Yes, sir. कंजर्वेशन से होंगे। और उस एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, अभी वो हमने पढ़ी नहीं है। सर मैंने आपको सर टेस्ट का एक क्वेश्चन भेजा था सर, आप चेक बिल्कुल। कर लीजिए। तो ऐसा आपका- वाला आपने इंटीग्रेशन से भी बताया था ना, कौन से वाला बेटा? रिंग वाला, बिना पोटेंशियल के इंटीग्रेशन से। वो तो फिर मैंने टाइम नहीं निकाला था बेटा और स्पीड नहीं निकाली थी। इंटीग्रेशन से मैंने कब किया, मैंने तो बताया ही नहीं आपको उसके बारे में। डीपीएस आगरा में हो सकता है किया हो उस समय स्टार्टिंग में, फिर मैंने ये भी बताया होगा कि एनर्जी मेथड से बहुत आसान हो जाएगा। यस सर। हाँ, अभी करेंगे वो एक्चुअल मेथड वही है, वही करेंगे। क्यों हम वेरिएबल एक्सप्रेशन को और कॉम्प्लिकेट बनाएं। देखो भाई एक क्वेश्चन जो था, फाइंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O फ्रॉम Y एक्सिस। इस तरह की एक रिंग दे रखी है 3/4, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी के अंदर कुछ नहीं दे रखा तो यूनिफॉर्म मान लेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है O पर, O मतलब ओरिजिन पर, Y एक्सिस के साथ कितनी हो, किस डायरेक्शन में होगी। देखो भाई मैंने मान लिया इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो आ रही है उसकी क्वांटिटी सपोज E की है, मुझे क्वांटिटी कितनी है उसकी जरूरत शायद ना ही पड़े। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही होगी उतनी ही क्वांटिटी की। यस सर। सेम चार्ज अपोजिट पोलरिटी, पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, ठीक है जी। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी E। दो वेक्टर्स मिल गए, अब देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक वेक्टर मिल रहा है इस तरफ 2E का और एक इधर E का 45 डिग्री और 45 डिग्री पर। अब मुझे बताना है रिजल्टेंट का एंगल विद y एक्सिस, तो मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूं तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। कर लूं, यहां पे देखो भाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो इधर आया E/√2 और इधर आया E/√2, ये आया इस E का, इस 2E का आएगा इस तरफ 2E/√2 और इधर भी 2E/√2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो रह जाएगा E/√2 राइट में, और इन दोनों का रिजल्टेंट रह जाएगा नीचे की तरफ 3E/√2। क्या ठीक लिखा है? और इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा और मुझे ये एंगल थीटा निकालना है। तो tan थीटा की वैल्यू दिस, यानी कि E/√2 डिवाइडेड बाय 3E/√2, तो tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ रही है। यस tan इनवर्स 1/3 आंसर आ जाएगा। सर मैंने इस क्वेश्चन में करा था, कुछ ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट बना दिया था। आपने फिगर गलत निकाली होगी। फिगर गलत बन गई। अरे तो इतने सारे क्वेश्चन भेज दिए, सब बच्चे ने हाय हाय करके हैं, अब डाउट क्लास ही हो जाती है, फिर सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं रहा तुम्हारे डाउट्स के चक्कर में। लास्ट में लिया करोगे डाउट्स। हाँ मैं एक क्लास रख दूंगा, डाउट क्लास तब पूछेंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं कुछ आगे। और सर मैं एक ईमेल आपको भेजे थे, मतलब जो क्वेश्चन जो टेस्ट में गलत मार्क थे ना। हाँ वो मैं ठीक करा रहा हूँ बेटा, वो आपने एक ठीक मिनट करे थे, वो आपने ठीक किए थे, लेकिन आंसर गलत मार्क कर रखे थे वहां पे, सॉल्यूशन जबकि ठीक दे रखा था। हाँ सर, हाँ टीपीपी में भी हुआ था केमिस्ट्री। हाँ वो मैंने आगे भेज दिया है करेक्शन के लिए। सर ये संडे टेस्ट में फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है, तो वो आप हो जाएगा कि आज स्टार्ट हो जाएगा, आज के बाद मेरे पास 2 क्लास और मिलेंगी, उम्मीद है उतना तो हो जाएगा जितना आना है। सर डीपीपी कौन से नंबर तक कर लें? 12 तक आई हैं। 12 तक आई हैं, मुझे एक बार टॉपिक देखने पड़ेंगे कितने। गॉसलो आ गया सर। नहीं गॉसलो वाला नहीं करना, अभी आज पढ़ाऊंगा, आज तो मैं फ्लक्स ही पढ़ाऊंगा, गॉसलो तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है पढ़ लें आगे कुछ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सर एचसी बारे में बहुत सारे क्वेश्चन वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिलकर बन रहे हो रहे हैं। मैं समझा नहीं। वो पोटेंशियल और डाइपोल मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। कहां पर? एचसी वर्मा में सर। हाँ तो पोटेंशियल वाला पार्ट अभी नहीं करना बेटा, अभी नहीं करना। 52 तक तो नॉर्मल ही है, मैंने 52 तक कर लिए हैं। ठीक है
उसके बाद मॉड्यूल हाँ, सर। मिले नहीं अभी तक। यस सर मॉड्यूल नो सर। नो सर। पता नहीं क्यों भेजे तो है नहीं है, तो मैं चेक करवाता हूँ बेटा। आ तो गए मॉड्यूल। एड्रेस भी नहीं दिया आपको। अभी तक एड्रेस एड्रेस भी नहीं दिया। आपके एड्रेस तो इनके पास होंगे, नहीं होंगे? नहीं सर, अभी नहीं लिया एड्रेस। नहीं है सर, नहीं है। एड्रेस तो हम लोगों ने दिया ही नहीं सर। स्टार्टिंग में एड्रेस लिया था। चलो देखते हैं, आज करवाता हूँ इसको, पहले पढ़ ले बेटा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल भी कराओगे ना? अभी करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ, कुछ टॉपिक रह गया था, उसके बाद हाँ, हम सर। एरिया वेक्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, ठीक है सर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। यस सर। बिल्कुल बेटा, आज एक ही क्लास है। नहीं, आपकी दूसरी क्लास भी होगी मैथ्स की, मेरी एक ही क्लास मैथ्स का नहीं है क्लास है। अगर मैथ्स की क्लास नहीं हुई तो मैं ले लूंगा दूसरी क्लास। यस सर। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बेटा? क्लास है। तो मैं यही कह रही थी कि वो शेड्यूल्ड नहीं दिखा रहा है पोर्टल पे। नहीं दिखा रहा? क्लास है क्लास। सर ऐप पे दिखा रहा है और वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है। सर सुबह दिखा रहा था, अब नहीं दिखा। आगे बात कर लें। अभी हम नेक्स्ट क्लास की टेंशन ले रहे हैं और जो क्लास चल रही है उसको बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ लें। यस सर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रखते हैं -q + q। किसी का माइक ऑन है? बंद कर ले भाई। जिनके माइक ऑन है ऑफ कर लें। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखते हैं तो उस डाइपोल की वजह से, उस डाइपोल के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। एक चीज और पढ़ी थी, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन में एक बार बोल देंगे है बेटा? तो वो टॉर्क का क्या डायरेक्शन होगा, वो पिछले दिन बताए थे ना, और तो बोल देंगे। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर से बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है? हाँ। बस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन मिल जाएगी। P वेक्टर इस डायरेक्शन में है, E वेक्टर इस डायरेक्शन में है गिवन सिचुएशन में, तो मैं कह सकता हूं कि P क्रॉस E इनवर्ड है, तो इस पे टॉर्क इनवर्ड लग रहा होगा। इनवर्ड टॉर्क का मतलब जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है लेमैन लैंग्वेज में, याद है? हाँ सर। हम नॉर्मल अपने भाषा में तो कह देते हैं भाई क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड टॉर्क होता है। ठीक है सर, जहाँ थंब डायरेक्शन करेगा वहीं लग रही होगी ना फोर्स? फोर्स नहीं बेटा, टॉर्क। टॉर्क अलग चीजें। हाँ बिल्कुल, क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वही टॉर्क की डायरेक्शन आएगी। ठीक। ओके सर। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला आया था PE cos θ1 - cos θ2। ये याद है फॉर्मूला? यस सर। यस सर। इसमें मॉड नहीं होता है बेटा? सर इसमें मॉड नहीं होता जैसे सर आपने जब नहीं इंटेंसिटी करवाया था। वर्क तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मॉडल्स लगा के आप गड़बड़ कर दोगे। यस सर। आपने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कराया था। हाँ शायद आपको बहुत स्लो स्टार्ट करना आपने कहा। बेटा मुझे आइडिया है क्या रह गया था, तो वो कंप्लीट करा दूं पहले। पीसी। हाँ बेटा बोलो। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी। तो उनका माइक ऑन है, बस आप पढ़ाओ। ये आगरा रूम नंबर 1, अगर नहीं बोलना तो माइक ऑफ कर दे बेटा। अब आप में हेडिंग लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वही पुराना 11th पे जो हमने स्टार्ट किया था वही चलता रहता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। जब भी हम किसी सिस्टम में किसी भी नए प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस पोजीशन ली जाती है। वो रेफरेंस पोजीशन जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं और उस रेफरेंस पोजीशन से एक नई पोजीशन पे लाने के लिए विदाउट एनी एक्सप्रेशन जो भी वर्क करना पड़ता है वो नई पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। क्या ऐसा 11th में पढ़ा था? यस सर। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब यहां पर रेफरेंस क्या लिया गया वो याद रखना पड़ेगा आपको बस। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डायपोल को मैं ऐसे रख दूं -q + q कि इस डायपोल का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहा गया है। यह रेफरेंस लिया गया। इस समय डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है। यह रेफरेंस पोजीशन है। ओके सर। अब किसी सिचुएशन में मान लो भाई मैं कहता हूं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रख दिया ऐसा कहीं पर -q + q डिस्टेंस 2a का और ये एंगल थीटा, और पूछ लिया कि इस समय इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस रेफरेंस पोजीशन से घुमाकर इस पोजीशन पे लाने के लिए मुझे जो भी वर्क करना पड़ेगा वो इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। यस सर। और वर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं ड्राइव कर चुका हूं, यस तो मैं वो यूज कर सकता हूं। सर। इस केस में अगर मैं वर्क निकालूं तो वो आएगा PE cos θ1। θ1 होता है इनिशियल एंगल जो होगा 90 डिग्री का, -cos θ2। θ2 इज फाइनल एंगल थीटा। वर्क का वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था वो यूज करें तो इस पोजीशन से ऐसी पोजीशन जिसमें थीटा एंगल हो जाएगा यहां तक लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो इतना होगा, और बाय डेफिनेशन यही वर्क इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी भाई? PE cos 90 तो हो गया 0 और ये आ गया -cos θ, तो -PE cos θ ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। सर जो यहाँ पे cos थीटा और एक cos θ1 और cos θ2 उसमें कौन सा हम लोग लेंगे फाइनल और कौन सा इनिशियल? इसमें बात कर रहे हो या वर्क वाले फॉर्मूले में बात कर रहे हो? इसमें देख ये पोजीशन थी इनिशियल, फाइनल पोजीशन ये, तो θ1 क्या लेगा और θ2 क्या लेगा? अच्छा यस सर। ये इनिशियल पोजीशन रेफरेंस पोजीशन से यहां लेके आना है, तो इनिशियल एंगल तो 90 हो गया θ1। हाँ सर। और θ2 जो हो गया वो हो गया थीटा का। इनिशियल माइनस फाइनल। तो इसको हम लिखते हैं -p वेक्टर डॉट e वेक्टर, लिख सकता हूं PE cos θ को P डॉट E। यस। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला मिल गया है -p डॉट E। क्या ये क्लियर? यस सर। सर अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होती इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर उसमें जो हम वर्क करते हैं उसमें चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी रहते हैं ना फिर? देखो बेटा, पोटेंशियल निकालने के लिए तो आपको कंसेप्ट तो वही लगाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो लेके चलना पड़ेगा, तभी वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो। अदरवाइज तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं पाओगे। यहां भी हो सकता था कि जो आप वर्क करते वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाता, लेकिन हमने जो वर्क कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, आपको ध्यान हो मैंने स्पेशली कहा था कि स्लोली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और विदाउट एनी एक्सेलरेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो कर दिया मैंने। तो जो भी मैं वर्क करूंगा वो अल्टीमेटली सारा का सारा पोजीशन चेंज करने के लिए मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होगा, काइनेटिक में नहीं जाएगा। ठीक है?
केसेस तो आप कैसे भी बना सकते हो। एक बॉडी को मैं ऊपर लेकर आ रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ रही है, मैं तेजी से एक्सेलरेशन के साथ ला रहा हूं तो उसकी पोटेंशियल भी बढ़ा रहा हूं, उसकी काइनेटिक भी बढ़ा रहा हूं, ये भी कर सकता हूं। वर्क तो मैं दोनों केस में कर रहा हूं, लेकिन मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो पहले मुझे यह कंफर्म करना पड़ता है कि जो मैं वर्क कर रहा हूं उस प्रोसेस में कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता तो जो भी मैं वर्क कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा कह सकता हूं कि वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चला गया। ठीक है, कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, यस, रेफरेंस पोजीशन को हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं दिया गया इसमें? अभी भी अगर वर्टिकल ले रहे हैं तो अभी भी कुछ टॉक तो लगी रहती है। दोबारा बताओ सर, रेफरेंस पोजीशन जो आपने वर्टिकल ले रखी है उसको हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि सर ये वर्टिकल में भी कुछ ना कुछ तो लगी रहती है। जिसने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की उसने ये रेफरेंस लेके डिफाइन कर दी। फर्क कन्वेंशनल है सर, है बेटा, ये मतलब पहले से ही कन्वेंशन ऐसा लिया गया। ये स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो रेफरेंस पोजीशन ये ले ली गई जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ये एक रेफरेंस पोजीशन बना दी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में हमेशा रेफरेंस पर डिपेंड करती है कि कहां पे आप जीरो मान रहे हो। जैसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हो कि दो बॉडीज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तब हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी थी, और यहां आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है पास आते हुए। हम यहीं पे जीरो मान लेते 1 मीटर पे तो कुछ और केसेस आंसर आता। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की जरूरत है जो उस केस में डिफाइन किया जाता है और हमें याद रखना है, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। सर, हाँ बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को नहीं मान सकते? मान सकते थे, लेकिन अब मान लिया तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मानने को तो जैसे मैं हर बार वही एग्जांपल देता हूं 1 मीटर वाला, अरे ये आर्बिट सा डिस्टेंस ही 1 मीटर क्यों लिया? मैं तो कहता कि भी मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे 1 मीटर लेना था, अब ले लिया भाई 1 मीटर, क्या करूं? अब मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे वही स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ेगा। तो जो डिफाइन कर दिया है बेटा, सब एजम्पशन है सर। बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा एक असम्पशन लेनी पड़ती है कि कहां पर, एक सिचुएशन लेनी पड़ती है कि कहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बाकी पोजीशंस की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर सर। सर नेक्स्ट क्लास कैंसिल्ड है, आप ले लेना। देखते हैं पीयूष बेटा अभी। हाँ बेटा बोलो। सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन किसका? कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल कह सकते हो। उससे क्या फायदा? तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है मेरे बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी 11 में बहुत अच्छी तरह डिस्कस की थी। अब आपको जी वही कॉन्सेप्ट दोबारा डिस्कस करो तो एक आधा घंटा मैं और दूंगा फिर इसमें। 11 की पोटेंशियल याद नहीं कैसे डिफाइन की थी ग्रेविटेशन में? वर्क डन हमने खुद निकाला है, जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। हम वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो नेगेटिव भी होगा। बिल्कुल, अगर मैंने जो वर्क किया मैंने वो निकाल लिया। मैं निकालना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, तो जितना मैंने किया उसका नेगेटिव उसका दे दो, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो मैंने जीरो कर दिया है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो है तो नेट वर्क डन सिस्टम पे जीरो होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने ये भी तो पढ़ा है। वर्क नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। ये तो आपने जीरो कर दिया, मींस नेट वर्क डन जीरो, मींस वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। यस सर। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव फोर्स है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अस। और ये आप कह रहे हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यस सर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अस, यानी कि वर्क डन बाय अस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस वही तो मैंने निकाल दिया। सर एक बात कंफर्म करनी थी। बोल बेटा। श्री फरीदाबाद सेंटर के सेम ही क्लास चल रही है क्या ऑनलाइन?
नहीं, ऑफलाइन वहां पे अलग अलग बैच चल रहा है एक। सर मैं फरीदाबाद सेंटर से ही हूँ सर। फरीदाबाद सेंटर से वहां पे सेंटर पे आके क्लास लेते हो? हाँ लेता हूँ, बट आज तो उन्होंने ऑनलाइन करवाई है। वो सेकंड क्लास है, वो आपकी सेकंड क्लास है बेटा। तो मेरे को तो ये वाला लिंक भेज दिया। अरे नहीं, सेकंड क्लास, इसे छोड़ दो। ये गड़बड़ क्यों कर रहे हैं ये? एक मिनट सर, प्लीज अगली क्लास मत लेना, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं। अच्छा जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। स्टडी के लिए टाइम नहीं है। हाँ जी, चलो हटा दो इसको बेटा, नोट कर लिया? यस सर। कर लिया सर। यस सर, हो गया, चलो हो गया सर। अब पोटेंशियल एनर्जी का देखें, हमें जो फॉर्मूला मिल गया है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यानी कि अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज देखूं, अगर थीटा, फर्स्ट केस, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पीई। सेकेंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी 0। और थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की पीई आ जाएगी। ये है मैक्सिमम वैल्यू और ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोजीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की और ये पोजीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ध्यान है? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट आने वाला ही है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन के साथ डायग्राम बनाएं तो पोटेंशियल एनर्जी का जहां पर लोकल मिनिमा आता है वहां पे हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जहां पे लोकल मैक्सिमा आता है वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और यहां आपको नजर भी आ रहा होगा ये चीज कि जहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, लोकल मिनिमा जहां पे आएगा दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन और है एसएचएम का, जरा वो भी देख लें। मान लो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बेटा ये लो जी, जल्दी करो। हो गया सर। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक डायपोल रख दिया इस तरह से, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके मासेस हैं एम एम और डिस्टेंस इसका है 2a का, ठीक, और मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया, ऐसी पोजीशन पे छोड़ा जहां पे ये थीटा एंगल जो है ये बहुत छोटा एंगल है। तो इस डायपोल का क्या होगा अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो? इट विल गो अंडर एसएचएम। बिल्कुल। अगर मैं इस साथ छोड़ता हूं तो इस पे एक टॉर्क लग रहा होगा जो इसको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। यस सर। लेकिन जब ये आके डायरेक्शन में आएगा तो इसको कुछ मोमेंटम मिल चुका होगा, तो यहां एकदम तो रुकेगा नहीं, ओवरशूट करेगा, लेकिन जैसे इधर जाएगा टॉर्क उल्टा लगना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर रुकेगा, वापस आएगा, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। यस सर। हमें इसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है।
ऐसे निकलवा दिया था आपने। निकलवाया था। हाँ, Yes, टाइम sir, टू हो पाई गया के था। अंडर आई उसके है। बाद मैंने और एक क्वेश्चन भी दिया था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, ये हो गया था। यस सर। चलो बढ़िया है। तो इसका मतलब डायपोल का ये पार्ट तो हमारा हो गया खत्म। कोई कंफ्यूजन इस पार्ट को लेकर? नो सर। नो सर। चलो अगला करते हैं हम, हेडिंग डाल लो अब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू एंड पीई के बीच में क्या कर्व कैसा जाएगा? अच्छा, यू और पीई के बीच में देख बेटा, ग्राफ तो ये वाला है, रिलेशन तो ये वाली है। तो अगर मैं यहां पर लूं थीटा और यहां लूं यू, यू और पीई के बीच में ग्राफ, अरे यू और पीई तो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो भाई? पीई तो कांस्टेंट है, यू वेरिएबल है, तो उसको कैसे करोगे? थीटा और यू के बीच में ग्राफ बनाओगे ना। थीटा चेंज करेगा तो यू चेंज होगा। ये किसी का माइक ऑन है? हाँ बेटा बोल। ठीक, अब ये समझ ले बेटा, देख कर्व जो है वो कॉस थीटा का चल रहा है, माइनस कॉस थीटा का बना दे बस। माइनस कॉस थीटा का कर्व ऐसे जाएगा। अगर मैं लेके चलता हूं 360 डिग्री तक, ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा की पोजीशन है, ये लोकल मिनिमा की पोजीशंस है। अरे ग्राफ तो वैसे बन सकता है, इतना मैथ्स तो आता ही है। पीई तो कांस्टेंट है, यू का थीटा के साथ ग्राफ बनाना है, नेगेटिव कॉस थीटा का ग्राफ बना दो। यहां पे वैल्यू होगी माइनस पीई की और यहां वैल्यू होगी पीई की। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें बेटा, मैंने कहा क्या हेडिंग लिखने के लिए कहा? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम यहां पे एक नई टर्म यूज करेंगे, एरिया वेक्टर। अभी तक तो हम एरिया को स्केलर की तरह ही यूज कर रहे थे, हमने आज तक कभी एरिया को वेक्टर तो कहा नहीं। यस। कभी यूज किया एरिया को वेक्टर की तरह? शायद फ्लूइड्स में किया था। किसमें? फ्लूइड्स में। फ्लूइड में। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ वहां हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट मिला हो। अब यहां पे हम ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं एरिया वेक्टर का, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम नहीं समझ पाएंगे। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए कैप से या एस कैप से। ठीक, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उस एरिया की वैल्यू होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बारी आती है उसकी डायरेक्शन की। भाई एरिया को मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाह रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसकी सरफेस के नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कोई सरफेस इस तरह की लेकर चलता हूं, इसका ये एरिया सपोज ए का है, मान लेते हैं ये सपोज 2 मीटर स्क्वायर का है, तो इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, इस तरफ आएगा एरिया वेक्टर। ठीक, लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम और भी आती है। अगर मैं एक सिंगल सरफेस लेके चलूं, मान लो ये थिकनेस नहीं है, एक सिंगल सरफेस है, तो इसका कोई एरिया तो है। अब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो हमने सीखा भाई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मतलब जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर इधर भी हो सकती है। अब कौन सी लूं भाई? ये भी ठीक है और ये भी ठीक, दोनों परपेंडिकुलर। तो ओपन सरफेस के लिए, इसे हम कहते हैं ओपन सरफेस, एक सिंगल सरफेस। ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है ये आप पे ऊपर है, आपकी मर्जी। आप इधर लेना चाहते हो इधर ले लो, इधर लेना चाहते हो इधर ले लो, दोनों ठीक है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ओपन सरफेस के लिए ऐसे चूज करें कि जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव मिल जाए। ये अब फ्लक्स कैसे निकालना है उससे आइडिया मिल जाएगा कि हम एरिया वेक्टर को किधर लें। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर भी ले सकते थे और इधर भी ले सकते थे, इसके परपेंडिकुलर तो दो जगह होंगी।
दोनों में से कहीं भी ले सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से वो चूज करें कि फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए, और गलती से हमने दूसरी चूज कर भी ली है तो वो गलत नहीं है, ठीक वो भी है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। थिकनेस हुई तो फिर कुछ फर्क आएगा है बेटा? अगर सर सरफेस की थिकनेस हुई तो फिर कुछ चेंज आएगा एरिया? नहीं, फिर सरफेस की थिकनेस नहीं होती, थिकनेस तो बॉडी की होती है, सरफेस तो एक सिंगल सरफेस होती है। बॉडी की थिकनेस हुई तो फिर दो डिफरेंट सरफेस की बात करूंगा ना मैं, एक इधर सरफेस अलग होगी, उधर सरफेस अलग होगी, फिर वो ठीक है। मैं एक सिंगल सरफेस की बात कर रहा हूं अभी। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस हो, जैसे एक क्यूब ले लें हम, या क्यूबॉइड ले लें, एक क्लोज सरफेस, इसे कह रहे हैं क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में अगर मैं इसका सिर्फ ये वाला पार्ट लेना चाहता हूं, राइट वाली सरफेस, इस सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर डिफाइन करना है, तो वो एरिया वेक्टर हमेशा होगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल हमेशा एरिया वेक्टर डिफाइन किया जाता है आउटवर्ड नॉर्मल। लेकिन कब? जब हमें एक ऐसी बॉडी दे रखी हो जो कोई वॉल्यूम कवर कर रही है, तो उसकी सरफेस जो हो जाएगी वो क्लोज्ड सरफेस हो जाएगी। ओपन सरफेस के लिए तो हमारे पास चॉइस है, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें आउटवर्ड नॉर्मल ही लेना है। अगर मैं इसमें अपर सरफेस की अगर बात करता हूं, इसी के अपर वाले पार्ट की, तो एरिया वेक्टर इधर लूंगा। इस वाले सरफेस की बात करता हूं तो एरिया वेक्टर इधर लूंगा। फ्रंट के लिए आउटवर्ड आएगा, बैक के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मान लो इसकी बजाय मैं कोई ऐसी शेप ले लेता हूं जो लगातार चेंज हो रही है, जैसे स्फेयर। अगर मैं एक स्फेयर कंसिडर कर लूं तो स्फेयर में तो हर जगह नॉर्मल अलग होगा, तो स्फेयर में पूरे एरिया का एक साथ वेक्टर डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। तो इसमें हम जल्दी दिखाते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स। अगर मैंने छोटा सा ds एलिमेंट लिया तो इस ds वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड इस तरफ होगी। अगर मैंने एलिमेंट यहां कंसिडर किया तो इस तरफ होगी। अगर मैंने एलिमेंट यहां लिया तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब सिंपल सरफेस हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना मुश्किल नहीं। थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, पहले तो उसी को सीख लेते हैं। ये हटा दूं, अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन नहीं किया है, अभी हम एरिया वेक्टर पे ही काम कर रहे हैं। हो गया सर। देखो भाई, मान लो आपको एक सरफेस दे रखी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक सरफेस है जो वाई जेड प्लेन पर है, वाई जेड प्लेन पर इस तरह से एक रेक्टेंगल बना हुआ है 2 मीटर बाय 3 मीटर का। इसका एरिया वेक्टर डिफाइन करो, क्या होगा? प्लस या फिर -6 आई कैप। 6 आई कैप मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। -6 आई कैप भी लिख सकते थे, ये तो आसान है, समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को इसमें दिक्कत? भाई इसका परपेंडिकुलर जो होगा या तो वो पॉजिटिव एक्स में होगा या नेगेटिव एक्स में। एरिया की वैल्यू 2 × 3 6 की आ गई, और डायरेक्शन या तो प्लस आई कैप या माइनस आई कैप। यस सर। मैंने एक चूज कर ली प्लस आई कैप वाली, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इस तरह का कोई फिगर बन जाती है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और मेरा एरिया जो है वो इस तरह से है, एक पॉइंट यहां, एक ये पॉइंट तो है 0,0,0, ये पॉइंट 0,3,0, और एक पॉइंट जो है वो ये एक्स जेड प्लेन पर है। ये पॉइंट जो आ रहा है, सपोज एक रेक्टेंगल है ये, और ये पॉइंट आ रहा है, x मान लेते हैं 1, z मान लेते हैं 2, और y तो 0 हो जाएगा। इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एरिया वेक्टर निकालना है।
कैसे निकालोगे? और दे रखा है कि ये रेक्टेंगल है, ये एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। सर वहां पे जीरो सर कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं शायद। कोऑर्डिनेट गलत लिखे हैं? सर आपने y की जगह z लिख दिया सर। अच्छा, ओ ओ ओ ओ, ये y 0 है और z 2 है। अब ठीक है बेटा? यस सर। क्या इस एरिया वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो? यस सर। कैसे? सर एरिया तो 5√3 आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा। डायरेक्शन? सर ऐसे डायरेक्शन इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लो। आपने ये वेक्टर्स में भी पढ़ा है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर दो साइड्स वेक्टर की फॉर्म में दे रखी हो तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है। यस सर। अब आपको डायरेक्शन भी चाहिए और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं एरिया वेक्टर कहता हूं एस वेक्टर, तो वो डायरेक्टली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल आ सकता है या बी क्रॉस ए, कुछ भी कह लो, क्योंकि ओपन सरफेस है। यस सर। ओपन सरफेस में मैं ए क्रॉस बी से भी निकाल सकता हूं, बी क्रॉस ए से भी निकाल सकता हूं। मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, क्योंकि मैंने अब मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाया। तो सिंपली इसमें दो वेक्टर्स एज्यूम करो, एक ये ले लो और एक ये ले लो। मान लो मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कहना चाहता हूं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसको कह दिया ए वेक्टर, इसको कह दिया बी वेक्टर। ए वेक्टर हो जाएगा 3j कैप और बी वेक्टर आ जाएगा i + 2k। और मेरे पास जो एरिया वेक्टर आएगा वो सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होगा। यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट करना तो मुझे आता है। j क्रॉस i -k, यस सर। तो -3k। j क्रॉस k इज i, यानी कि +6i। तो आंसर आ गया 6i कैप -3k कैप। ये आ गया एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, दोनों चीजें आ गई। तो किसी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा आइडिया मिल रहा है? यस सर। यस सर। यस चलो सर। एक निकाल के बताओ फिर आप मुझे। अब मैं नहीं करूंगा, अब आप करोगे। सर 1 सेकंड नोट करना। दे दिखा रहा हूं बेटा, 1 मिनट। ये लो, जल्दी करो। सर ना बेटा, सर मेरा नेटवर्क एरर था तो मैंने थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया। तो सर आपने बस कितना पढ़ाया था वो बता दो एक बार। मैं तो बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं बेटा। हाँ सर वो मैं देख लूंगा, बस दिखा देना कितना। स्टार्ट किया है पहले एक क्वेश्चन से जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, फिर उसके बाद एक डाउट था वो डिस्कस किया, फिर वो पुराने फॉर्मूले जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वही बताए, फिर ये बताया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करवाया है, उसी के केसेस हैं। तो ये पिछली क्लास में करवा चुका हूं, रिपीट हो गया। फिर उसके बाद एरिया वेक्टर पे आ गया मैं डायरेक्टली। यस सर, यस थैंक यू सर। चलो ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। देखो भाई, ये हमें दे रखा है और हमें दे रखा है कि ऐसे 3 पॉइंट्स। ए पॉइंट मान लेते हैं 1 0 0, बी मान लेते हैं 2 0 1 ही ले लेते हैं 0, और यहां एक पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट 0 0 2। इन तीनों को ज्वाइन किया तो ऐसी एक शेप मिल जाएगी ट्रायंगल जैसी। इसका एरिया वेक्टर निकालना है। एरिया वेक्टर क्या करोगे? सर हाफ इनटू कोई दो वेक्टर ले लेंगे, फिर हाफ इनटू ए क्रॉस बी। बहुत बढ़िया, आप सिंपली कह सकते हो हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी कर दो तो भी हो जाएगा। यस सर। यस सर। और इसमें अब कुछ रह ही नहीं गया, हाफ इंटू ए बी वेक्टर,
ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस AC वेक्टर माइनस आई कैप 002 प्लस 2K कैप। सर ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है और हमें एरिया वेक्टर मिल जाएगा। यस सर, तभी हाफ से मल्टीप्लाई। ट्राइंगल है इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और डायरेक्शन तो मिल ही रही है क्रॉस प्रोडक्ट से। क्या ये क्लियर? यस यस सर। यस अब डिफाइन किया जाता है इसी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब वो क्या है जरा समझे, हटा दो इसको बेटा। सर ये तो सामने वाली सरफेस का क्या है ना अपन है? हाँ ये ट्रायंगुलर सरफेस, ये वाली सरफेस। ओके सर। मैं AB क्रॉस AC की बजाय AC क्रॉस AB भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मुझे मिल रहा है इस तरफ, तब मिल जाता अंदर की तरफ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आता। यस सर। हटा दूं इसको। यस सर। यस सर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफाइन किया गया उसकी बेसिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल तो है फाई और जिसको डिफाइन किया जाता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर। इफ E is constant on S वेक्टर और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन हमें फ्लक्स देता है। यानी कि जनरल फॉर्मूला आप इसको कह सकते हो, ये तो आप कहीं भी लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली ये लगा देंगे, ये भी बन वही जाएगा। E डॉट ds का इंटीग्रेशन ये हमें देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं हम, इसको इस तरह भी पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी एक डेफिनेशन और बनाई गई, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। हेडिंग डाल लो, लिख लो इसको। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। Number of electric lines passing through the surface is defined as electric flux of that surface. सर E और S का डॉट प्रोडक्ट करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन है? नहीं, एक्चुअल में यहां पर हम जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसका मतलब तो कुछ और है। फ्लक्स एक्चुअल में डिफाइन किया जाता है कि किसी सरफेस से एक्चुअल में कितनी एनर्जी पर सेकंड पास हो रही है, वो एक अलग चीज है, उसी के प्रोपोर्शनल में है। जैसे समझो कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि वहां पे एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है, मैं ऐसा सोच सकता हूं। मैं कोई भी एक आर्बिट सरफेस ऐसी ले लूं तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रही है, तो मैं कह दूंगा कि इस सरफेस का एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कर दिया हमने, कितनी एनर्जी पर सेकेंड इसमें से पास हो रही है, उसको हमने लिंक किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इसी सरफेस को अगर मैं ऐसे घुमा दूं इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल, तो इस सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेगी? नो सर। नहीं, तो इसका फ्लक्स मैंने कह दिया कि इसका कोई फ्लक्स नहीं है। थिकनेस हुई तो है बेटा, थिकनेस हुई तो करेगी। क्या होगी? थिकनेस। थिकनेस, ये थिकनेस नेग्लिजिबल, हम सरफेस, एक सिंगल सरफेस की बात कर रहे हैं, ऐसी सरफेस जो इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल है। सर सिंपली बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में तो साइन इसका थीटा 180 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा।
क्या 180 हो जाए? सर जब पैरेलल हो जाएगा ना उससे तो 180 हो जाएगा। इनके बीच में 180 हो जाएगा। 180 पे 0 थोड़ी होता है डॉट प्रोडक्ट। वो सर 90 पे 0 होगा ना, 90 हाँ सर, 90 पे 0 होगा। सर और अगर सरफेस अब्सॉर्ब कर ले तो? एब्जॉर्ब, देखो जिस सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वहां पे कोई किसी मटेरियल का होना जरूरी नहीं है। हम इमेजिनरी सरफेस मानते हैं कि यहां पे एक सरफेस है, उसका फ्लक्स क्या होगा। उसकी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक लाइंस को क्रॉस ही नहीं होने दे रही, कंडक्टर ले लिया तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, फिर तो क्रॉस नहीं कर पाएगी। यस सर हाँ जी, सर बोल रहा था पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा था सर। ठीक है ठीक है। सर कंडक्टर से एक और डाउट ये ध्यान में आया। सर जो कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर है, तो उसके साइड में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो वो डिफ्लेक्ट हुई, सॉरी अंदर की तरफ इनवर्ट डिफ्लेक्शन होएगा ना उसका। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सरफेस। यस सर। उसके अकॉर्डिंग वो डिफ्लेक्ट करेगी बेटा, कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी और इसके बीच में कंडक्टर बॉडी है, अब मैंने इसके बीच में कंडक्टर रख दिया, जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही थी वो अब इस तरह से जाएंगी। यस सर, यही पूछ रहा था। अंदर नहीं आएंगी 0। अंदर क्यों नहीं आएंगी उसका रीजन भी अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे। लेकिन इतना आइडिया तो है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कंडक्टर रखता हूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। यस तो इलेक्ट्रिक लाइंस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी और पॉजिटिव से स्टार्ट होके फिर आगे मूव कर जाएंगी। लेकिन इस कंडक्टर के जहां जहां भी वो स्ट्राइक कर रही होंगी वहां पर ये परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करेंगी और परपेंडिकुलर ही स्टार्ट भी होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर एक क्वेश्चन बोल बेटा। सर तो जो ये फॉर्मूला आपने लिखवाया है, जो दूसरा वाला फॉर्मूला है सर, इसमें हम अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो वेरिएबल हुई तो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो वेरिएबल हो, ये हमेशा चल जाएगा। लेकिन ये तभी चल पाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो उस सरफेस के लिए। हाँ बेटा बोलो। सर ये वेक्टर है सर। क्या चीज वेक्टर है? फ्लक्स नहीं सर, ये कैसी बात है? दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट स्केलर आता है वेक्टर आता है? जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट क्या वेक्टर आ सकता है? नहीं सर, स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या लिखूंगा इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई न्यूटन पर कूलम में, अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में, तो ये यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है? यस सर के जैसी हो गई सर। है बेटा? के भी सेम ही है। के कौन सा? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू, अच्छा इलेक्ट्रिक वैल्यू, ठीक है ठीक है, क्योंकि वो भी आती है न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और नीचे आ जाता है कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे आ जाता है कूलम। बिल्कुल सर। ई इज कांस्टेंट ऑन एस का मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन। ई कांस्टेंट होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ई की सेम होगी। दोनों की सेम डायरेक्शन क्यों? ई और एस की सेम डायरेक्शन क्यों? अरे ई कांस्टेंट लिखा हुआ मतलब ई कांस्टेंट होगा ना। एस की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन सेम हो, ये किसने कहा? सर वो कांस्टेंट ऑन एस नहीं कहा। ऑन एस, हाँ ये कहा है कि पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी। ये क्यों? अभी देख लेते हैं। मान लो आपको एक सरफेस दे रखी है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सरफेस, रेडियस सपोज इसका है आर का, और मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे जा रही है।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। में ये लगा सकता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और एरिया वेक्टर भी मुझे पता है, और मान लो ये एंगल दे रखा है थीटा का, तो अब इसमें क्या लिखूं भाई आंसर? ई एस साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर, ई इंटू एस, एस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर cos थीटा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा वो तो 90 माइनस थीटा का आएगा। तो मुझे यहां यूज करना है 90 माइनस थीटा, यानी कि आंसर आ गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर फ्लक्स निकालना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से निकल सकता है। तो सर इसको रीराइट कर सकते हैं ई क्रॉस एस करके भी इस केस में। क्रॉस क्यों करें भाई? सर क्योंकि पाई आर स्क्वायर एस हो गया और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो मतलब तो थोड़ा सा स्पेसिफिक केस आ गया ना, जरूरी नहीं है स्पेसिफिक क्रॉस केस तो आ हो गया। भी नहीं सकता। स्पेसिफिक केस भी नहीं आया, क्रॉस कैसे हो जाएगा? कैसे बात है? सुना बोल रहा थोड़ा सिमिलर है क्रॉस से फॉर्मूला। नहीं सिमिलर, समझो इस चीज को, गड़बड़ मत करना। आपको 11th का वेक्टर मैंने कहा था अच्छी तरह रिवाइज करना, उसी में गड़बड़ कर रहे हो आप। डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हो? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। ये थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। क्या ये थीटा ई और एस के बीच का एंगल है? तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो गया? तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो गया? मींस जो साइन थीटा में आएगा इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। अरे ये भी तो देखो कि वो थीटा उन वेक्टर्स के बीच का एंगल है भी या नहीं। आप किसी भी ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते। किसी भी ए बी साइन थीटा को एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते। सिर्फ तभी लिख सकते हो जब वो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी हो। यहां तो ऐसा नहीं है, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में क्यों लिख दूं? क्या ये बात क्लियर? यस सर। चीजों के बेसिक याद रखा करो, रटने की जरूरत नहीं है भाई जहां साइन थीटा नजर आया वहां क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी। आयुष कह रहा है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर कहां से आ गया बेटा? आयुष चलो, क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। एक और क्वेश्चन करो जरा। मान लो मैं कहता हूं कि इस बोर्ड के प्लेन पर ही, बोर्ड के प्लेन पर ऐसी एक सर्कुलर सरफेस है, रेडियस इसका आर का, और इसी के पैरेलल ऐसी, ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरह से ई, और ये एंगल है 45 डिग्री का। इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? सर जीरो। इस दोनों बोर्ड के प्लेन पे है। दोनों बोर्ड के प्लेन पर है तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो सर। तो कई बार ऐसी फिगर्स एग्जाम में आ जाती हैं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहां पर देखने में लग रहा है कि 45 डिग्री का एंगल है, लेकिन समझे इस चीज को कि एरिया वेक्टर ये, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे दे रखी हैं, इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन ये, लेकिन इसके नॉर्मल डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल तो 90 का हो गया, यानी कि फ्लक्स जीरो हो गया। और सिंपल लॉजिक से देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस तो कर ही नहीं पा रही, इसके पैरेलल ही जा रही हैं, तो फ्लक्स किस बात का? फ्लक्स तो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक लाइंस उस सरफेस को क्रॉस कर पाएंगी। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। चलो जी, अब कुछ फ्लक्स हम निकालते हैं अच्छे से। ये तो सिंपल था, थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लो मुझे दे रखा है एक, यहां पर रीजन दे रखा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर जेड एक्सिस, और यहां दे दिया एक क्यूब।
इस तरह से। ये एक क्यूब है, क्यूब की साइड दे रखी है सपोज ए यूनिट की, और ये क्यूब का ये वाली एज जो है ये ओरिजिन से सपोज बी के डिस्टेंस पर है। ठीक, क्यूब की एक साइड ए की है, क्यूब का पहला सरफेस इस वाई एक्सिस से ओरिजिन से बी के डिस्टेंस पे है, और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है सम कांस्टेंट के टाइम्स एक्स आई कैप, के टाइम्स एक्स आई कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कंफर्म हो रही है आई कैप में है, यस सर, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक, अब पहले तो मुझे ये बताओ इस क्यूब के टोटल 6 फेसेस हैं, क्यूब के टोटल 6 फेसेस, क्या सभी का फ्लक्स होगा? नो सर, सिर्फ 2 फेजेस का होगा। सिर्फ 2 फेसेस का होगा। किन 2 फेसेस का होगा? आमने सामने वाले एक्स एक्सिस लेफ्ट और राइट? YZ। यस सर। जो YZ प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि अगर क्यूब में देखूं ऊपर वाले सरफेस के पैरेलल जा रही होंगी, फ्रंट सरफेस के भी पैरेलल, लोअर सरफेस के भी पैरेलल, पीछे वाले सरफेस के भी पैरेलल, बस क्रॉस करेंगी या तो इस सरफेस को या फिर इस सरफेस को। यस सर, सिर्फ इन्हीं 2 सरफेसेस में फ्लक्स होगा। अब इसका मुझे निकालना है नेट फ्लक्स, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और मिल रहा है आपको, जरा वो भी समझ लो। यहां पे हमारे पास स्पेस है, इधर देखें, मान लो हमें इलेक्ट्रिक लाइंस दे रखी हैं और हमें किसी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो बेटा। किसका माइक ऑन है? ये मान लो हमें दे रखा है क्लोज सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस मैंने मान ली। सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसके यहां पर देखूं एक छोटा सा एरिया लूं ds का, तो इस ds वेक्टर की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इस तरफ होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा होगा ये एंगल। और अगर एंगल इन दोनों के बीच में 90 से बड़ा है तो कॉस ऑफ दिस एंगल नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि इस छोटे से सरफेस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। यस सर। लेकिन अगर मैं इस तरफ देखूं, यहां छोटा सा एरिया लूं ds का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे पता है ये वाली है, इसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा। यस सर। अगर ये एक्यूट है तो यहां पर फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। यस सर। यानी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, अपने पास नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी भी क्लोज सरफेस में हमेशा एंटरिंग फ्लक्स जो होता है, एंटरिंग फ्लक्स, ये हमेशा इज ऑलवेज नेगेटिव। और एग्जिट फ्लक्स जो होता है, एग्जिट फ्लक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस किसी क्लोज सरफेस में एंटर कर रही हैं तो उनकी वजह से फ्लक्स नेगेटिव आएगा, और एग्जिट कर रही हैं तो फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात क्लियर? यस। और ये फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन से है भाई, बेसिक डेफिनेशन है E डॉट S, यानी कि E S cos थीटा। थीटा की वैल्यू एक्यूट हो गई तो फ्लक्स पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज हो गई तो फ्लक्स नेगेटिव। और एंटरिंग फ्लक्स के केस में हमेशा एंगल थीटा जो आएगा वो ऑब्ट्यूज में आएगा। एग्जिट फ्लक्स के केस में हमेशा थीटा जो होगा वो एक्यूट आएगा। तो एग्जिट फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा और एंटरिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब इसी लॉजिक को मैं यहां यूज करूं,
तो इसमें अगर मैं यहां फेस कहता हूं ए बी सी डी, लेफ्ट वाला फेस, तो फ्लक्स फॉर द सरफेस ए बी सी डी ये नेगेटिव होगा। यस इलेक्ट्रिक लाइंस तो राइट में जा रही हैं, मींस यहां तो इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर कर रही होंगी और यहां से निकल रही होंगी, यानी कि इसका फ्लक्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर मुझे इस पूरे क्यूब का नेट फ्लक्स निकालना है तो मुझे दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, हाँ या ना? अब दोनों का फ्लक्स निकाल लेते हैं भाई। फ्लक्स निकालने के लिए चाहिए क्या? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं एबीसीडी सरफेस की बात करूं, इस एबीसीडी सरफेस के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बी का है। यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट अगर इस पूरी सरफेस पे चेंज नहीं हो रहा तो इस पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी के इंटू बी की हो जाएगी और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है, यानी कि जिस सरफेस का मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अरे उस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैं आराम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूं ई डॉट एस से। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के इंटू बी, एरिया आ गया ए स्क्वायर और एंगल हो गया 180 डिग्री, यानी कि फ्लक्स आ गया माइनस के बी ए स्क्वायर। यस देखो, ए बी सी डी सरफेस का फ्लक्स समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत ये फ्लक्स निकालने में? सर ए स्क्वायर एरिया, ए स्क्वायर इज एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। यस सर। ई एस कॉस थीटा, बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, वो अपने नेगेटिव आ गया, हमें मिल गया, क्योंकि थीटा जो बन रहा था वो 90 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें फ्लक्स नेगेटिव आएगा। एंटरिंग फ्लक्स है, इस तरह सोच सकते हैं। एग्जिट फ्लक्स एबीसीडी, इसे मान लेते हैं भाई पी क्यू आर एस। फ्लक्स ऑफ पी क्यू आर एस ये आएगा। अब इस सरफेस की बात करें, इस पूरी सरफेस पे हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस बी का होगा, यानी कि इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और वो है के टाइम्स ए प्लस बी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ए प्लस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो फ्लक्स आराम से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू ए प्लस बी इंटू एरिया ए स्क्वायर इंटू एंगल बिटवीन, हाँ बेटा ये मिल गया हमें के टाइम्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। नेट फ्लक्स जो आएगा वो इन दोनों का एडिशन करके आएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो के बी ए स्क्वायर, के बी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के ए क्यूब बचेगा। यस यस सर। ये आ गया नेट फ्लक्स। सर एक क्वेश्चन था। है बेटा? एक क्वेश्चन था सर। सर तो फिर हम जब भी हम जब भी एक क्यूब लेते हैं सर, तो हम उसकी सरफेसेस लेते हैं या फिर उसको सॉलिड मानते हैं? अगर हमें सर जैसे इस केस में जो क्यूब है वो सॉलिड है या फिर वो है? नहीं, सॉलिड से हमें मतलब नहीं, हमें फ्लक्स निकालना होता है एक सरफेस का। फ्लक्स कभी भी वॉल्यूम का नहीं निकलता, फ्लक्स निकलता है सरफेस का। आपको देखा होगा कि एक क्यूबिकल सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ये क्यूबॉइड की फॉर्म में एक सरफेस है, तो आपको फ्लक्स सरफेस का निकालना है, वॉल्यूम का सरफेस नहीं है। और यहां सरफेस पे कोई मटेरियल है ये जरूरी नहीं। मैं कह दिया कि यहाँ पे क्यूब मान लो, किस मटेरियल का उससे मतलब नहीं है, आपको बताना कि इस सरफेस का फ्लक्स कितना है। सर मतलब जहां से एंटर होता है और जहां से निकलता है बस वही मैटर करता है। बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, चेंजेस भी हो सकते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अभी सर। तो इसका मतलब कि जो हमारा क्यूब है वो कभी भी मतलब सॉलिड नहीं हो सकता ना, वो हमेशा होलो हमें देंगे ना क्वेश्चन। नहीं, मैंने यहाँ रख दिया एक सॉलिड क्यूब रख दिया, मैंने रख दिया यहाँ पे सॉलिड क्यूब, और मैंने पूछ लिया कि इस सॉलिड क्यूब का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो,
तो फ्लक्स तो सरफेस का ही होगा, यस सरफेस का निकालूंगा फ्लक्स। लेकिन सर सॉलिड में तो मल्टीपल लेयर्स नहीं हम बोल देंगे। चलो अंदर एक लेयर और मान लो, एक लेयर अगर अंदर वो लेते हो उसमें जितनी एलाइंस एंटर कर रही होंगी उतनी निकल रही होंगी। आप सॉलिड क्यूब का फ्लक्स कैसे निकालोगे? आप सॉलिड क्यूब का फ्लक्स कैसे निकालोगे? अगर आप हर लेयर का फ्लक्स निकालने की कोशिश करोगे तो एक पतली सी लेयर भी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जितनी एंटर कर रही है उतनी निकल भी रही है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। dx थिकनेस की अगर आपने कोई एलिमेंट ले लिया तो dx थिकनेस के इधर भी आ रही होंगी इधर भी जा रही होंगी, तो आप हर सरफेस का फ्लक्स निकाल के ऐड करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, उस पूरे में नेट आ जाएगा इनफाइनाइट। तो फिर सॉलिड तभी यही आंसर आएगा ना कि इसको कि हाँ देखो, आपसे फ्लक्स कभी भी सॉलिड बॉडी का नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फ्लक्स सरफेस का। फ्लक्स में हम कभी भी वॉल्यूम इंक्लूड नहीं करते। सर एंगल कैसे आई ये बता दीजिए ना। है बेटा? सर एंगल वाला समझ नहीं आया, 180 डिग्री और 0 डिग्री वाला। लेफ्ट सरफेस में, लेफ्ट सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, सरफेस ABCD, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है। यस इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इस तरफ होगा, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का नहीं आएगा। सर हमेशा आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेते हैं। आउटवर्ड्स, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। जी राइट वाली सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में और एरिया वेक्टर भी राइट में, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का नहीं आएगा क्या बेटा? यस क्या ये क्लियर? यस सर। Yes, सर sir. कंडक्टर में फ्लक्स 0 होता है ना? क्या चाहिए बेटा? कंडक्टर्स के सरफेस के हाँ फ्लक्स 0 होता है ना? अब आप आगे की सिचुएशंस पर पूछ रहे हो जिनका जवाब अभी नहीं है। बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि उसमें कभी क्रॉस नहीं करेंगी, या तो वहां से स्टार्ट हो रही होंगी या वहां पे टर्मिनेट हो रही होंगी। ओके सर। तो कोई बॉडी 100% हो सकती है कंडक्टर? नहीं, हाँ कंडक्टर तो हो सकती है। सर 100% एफिशिएंट। 100% कंडक्टर का मतलब क्या है? सर मतलब जितना मिले सर उतना पूरा एब्जॉर्ब कर ले और पास भी कर ले, हीट ना निकले। देखो कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे। यस सर रेजिस्टेंस पूछ रहा है आई थिंक। हाँ, रेजिस्टेंस आप- 0 होगा ना? हाँ, रेसिस्टेंस 0 हो तो उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। हाँ सर। सर मतलब होता है ना हाँ सुपर कंडक्टर भी बनते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे। अभी तो थ्योरेटिकली बना रहे हैं हम, प्रैक्टिकली तो कोई नहीं है अभी तक, तो थ्योरेटिकली की बात कर रहे हैं अभी तो सुपर कंडक्टर की हम। सर हाँ जी। अच्छे से सर एक्चुअली तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई सर। तो अगर सॉलिड है तो फिर हम उसका कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम कैलकुलेट करेंगे नहीं क्योंकि डिफाइंड भी नहीं है। फ्लक्स तो एक सरफेस का डिफाइंड है बेटा, वॉल्यूम का तो फ्लक्स डिफाइंड ही नहीं है। फ्लक्स की डेफिनेशन एक सरफेस के लिए डिफाइन की गई है, वॉल्यूम के लिए नहीं। तो फिर मतलब जब भी क्वेश्चन में आएगा तो फिर वो क्यूबिक सरफेस का आएगा। किसी भी सरफेस का आएगा, क्यूबिक, स्फेरिकल, कैसी भी सरफेस का आएगा। ओके सर, ठीक है। ओके सर। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। चलो 10, 11, 12 ये 10th स्लाइड है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें डिफाइन किया था। इसमें तो किसने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पूछा था तो बता दिया किस तरह से है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के कुछ एग्जांपल्स थे और एक जगह बताया था कि कहां पे पॉजिटिव और कहां नेगेटिव होता है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, अब एक बढ़िया क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप सिर्फ समझेंगे उसको, उसे अभी अटेम्प्ट नहीं करना क्योंकि उसका एक आसान मेथड भी आगे मिलेगा, लेकिन वो सही है ये प्रूव करने के लिए पहले हमें उसके बिल्कुल एक्चुअल मेथड से करना पड़ेगा। जरा सोचो कि यहां पर एक सर्कुलर सरफेस है, एक सर्कुलर सरफेस, और
उसकी एक्सिस पर यहां पे मैं एक चार्ज रख दूं Q, मींस यहां पे एक सर्कुलर सरफेस और उसकी एक्सिस पे यहां एक चार्ज Q रख दिया। इस Q चार्ज की वजह से क्या इस सर्कुलर सरफेस का कोई फ्लक्स होगा? यस सर, हो सकता है। यस सर। बिल्कुल हो सकता है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होंगी। जी सर। इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी अल्टीमेटली इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। यस सर। तो इस सरफेस का फ्लक्स तो जरूर होगा। आप ऐसा सोचो कि यहां से लाइंस ऐसे जाके इसे क्रॉस कर रही हैं तो इसका फ्लक्स तो जरूर होगा। क्वेश्चन यही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सर्कुलर सरफेस, फ्लक्स ऑफ अ सर्कुलर सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज on its axis। ये अब कैलकुलेट करना है। अब इसको ध्यान से समझना बेटा। यहां पर जो हमें सरफेस मिल रही है, मान लो इसका रेडियस r का है और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x का है। इस चार्ज की वजह से इस सर्कुलर सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यस सर। यस सर। भाई अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इस पॉइंट पर, ठीक, और कितनी होगी वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर पॉइंट इसकी बजाय यहां ले लूं तो ये डिस्टेंस बढ़ गया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगी और डायरेक्शन भी अलग हो जाएगी। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं है और मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मुझे E.ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एलिमेंट कैसे लूं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, जब भी हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मेजर करनी होती है यूजिंग इंटीग्रेशन, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा एलिमेंट लें कि उस एलिमेंट का हर पॉइंट उस Q चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मींस उस सरफेस के हर पॉइंट के लिए E का मैग्नीट्यूड तो कम से कम सेम हो तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं। तो यहां हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं एक रिंग की शेप में। यस सर, रिंग। एक रिंग जिसकी थिकनेस मैंने ले ली dy की और रेडियस y का, इसका रेडियस y और थिकनेस dy की। ये जो एलिमेंट है जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं, एक पतला सा रिंग, इस रिंग के किसी भी पॉइंट पर मैं इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालता हूं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होगी। इस रिंग के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज यही होगा। यस सर। यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन डायरेक्शन भी वेरी कर रही है। भाई इस पूरे के लिए तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन यहां देखें, यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसके परपेंडिकुलर। सर इंटेंसिटी का फार्मूला KQX होता है ना? वो किसकी वजह से होता है बेटा? सर रिंग। यहां कहां पे रिंग है? चार्ज रिंग कौन सी है यहाँ पे? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हैं? सर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से। यहां कोई चार्ज नहीं है, मैं इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहा, मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस रिंग की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। सर फिगर देख के कंफ्यूजन हो गया। हाँ, आप ये मान रहे होगे कि यहां पर चार्ज है। ये सर चार्ज तो यहां पड़ा हुआ है, इसकी वजह से यहां पर इसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर मैं यहां पे थीटा मानता हूं, कुछ और ले लेता हूं सर, cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल, ये एंगल मैंने मान लिया सपोज अल्फा का है तो ये एंगल भी अल्फा का होगा। यस। अब ये सोचो, ये रिंग और यहां पॉइंट चार्ज,
इस रिंग के टॉप पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा, तो इस रिंग के बॉटम पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल वही अल्फा होगा। Yes, sir. इस रिंग के राइट साइड में, इस रिंग के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल वही अल्फा। हाँ सर। यानी कि रिंग के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हर जगह एंगल अल्फा ही बनेगा। यस सर। तो इस रिंग के लिए, तो इस रिंग का फ्लक्स निकालना तो मेरे लिए आसान हो गया। रिंग है एलिमेंट, तो एलिमेंट का फ्लक्स अगर मैं डी फाई कहता हूं तो वो आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया इज 2 पाई वाई डी वाई, रिंग का एरिया याद है, एलिमेंट का एरिया ऐसे निकालते थे। Yes, sir. इंटू कॉस अल्फा। यस सर। दिस इज द फ्लक्स ऑफ दिस एलिमेंट। लेकिन मुझे तो पूरे सर्कुलर सरफेस का चाहिए, पूरे डिस्क का चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट करके नेट फ्लक्स निकाल सकता हूं। यस सर। इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या लगाऊं भाई? सर 0 से r। 0 to r. बिल्कुल ठीक है। फाई कितना आ जाएगा या देखो भाई, के क्यू बाहर आ गया और क्या बाहर आ रहा है 2 पाई इंटीग्रेशन कॉस अल्फा भी नहीं, कॉस अल्फा तो वेरी करेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के पावर है बेटा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। हाँ, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। बेटर है कि मैं इसको अल्फा की फॉर्म में ही चेंज कर दूं तो मेरा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। मैं इसमें वेरिएबल y की बजाय अल्फा कह देता हूं तो फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। देखो मैं यहां पे रिलेशन बनाऊं, y अपॉन एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स tan अल्फा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा, x तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है y एन अल्फा, दोनों तरफ डेरिवेटिव करूं तो dy की वैल्यू x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा बन जाएगी। यस सर। ये मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये मिल गया के क्यू 2 पाई इंटीग्रेशन y dy, y मतलब है x tan अल्फा, x tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू dy का मतलब है x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y मतलब x tan अल्फा। देखो सही पुट किया है। सर आपने डिवाइड डालने से पहले क्या किया? मैंने y की वैल्यू डाली बेटा, पहले y की वैल्यू है x tan अल्फा, तो ये पहले x tan अल्फा लिखा, फिर cos अल्फा लिखा हुआ था वो भी ऐसे लिख दिया, फिर dy की वैल्यू x sec स्क्वायर d अल्फा, तो x मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर कर दिया, sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। सर सेक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, नीचे से x स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉमन लेने के बाद बचेगा sec स्क्वायर अल्फा, तो नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा। एक्स स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या जो देखो भाई, ऊपर एक्स tan अल्फा cos अल्फा d 2 पाई के क्यू इंटीग्रेशन, ऊपर बचेगा tan अल्फा cos अल्फा d अल्फा। यस सर। tan अल्फा का मतलब होता है sin अल्फा बाय cos अल्फा, तो cos भी कट जाएगा, सिंपल बचेगा sin अल्फा d अल्फा। यस सर। ठीक, अब मैं y को वेरी करने की बजाय इस अल्फा को वेरी करूं तो अल्फा को मैं 0 से इस एंगल तक वेरी करूंगा। ये पूरा एंगल मैंने मान लिया थीटा का है, डिस्क के जो एंगल बन रहा है वो मान लिया थीटा का है, तो लिमिट 0 टू थीटा रख दूं अल्फा के लिए। यस सर। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 पाई के क्यू इंटू कॉस 0 पहले कर दूं क्योंकि माइनस आ रहा है, माइनस कॉस अल्फा, कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा और इजी बनाए, के की वैल्यू पुट कर दें, कहा करूं भाई, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, 2 पाई के क्यू, 2
पाई के क्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ रहा था फ्लक्स। 2 पाई के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई से कैंसिल किया तो 2 बचा, यानी कि फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये वहां डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट थी, ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट है। मिलता जुलता फॉर्मूला आ रहा है, याद करना आसान हो जाएगा। तो ये रिजल्ट, हाँ बेटा सर लाइक पीछे हम जो हमने एरिया वेक्टर लिया उसको हम ऑपोजिट ले सकते थे, एरिया वेक्टर को ऑपोजिट ले सकते थे इधर, हाँ ले सकते थे, आंसर नेगेटिव में आ जाता। सर जो आपने सर tan अल्फा लिया सर, मतलब अल्फा जो एंगल होता है सर, एक बार दोबारा बता सर। अल्फा एंगल ये वाला था, हाँ सर ये नहीं सर, जो सर आपने शुरू में सर इमेजिन करवाया था अल्फा, हाँ सर वो बता दीजिए। अच्छा देख बेटा, ये अगर रिंग के केस में ना, ये रिंग था, एक डिस्क का एलिमेंट, ये एलिमेंट था, यहां पे क्यू चार्ज था, इसका एरिया वेक्टर यहां के लिए छोटा सा पार्ट लूंगा तो एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, ऐसे आएंगे एरिया वेक्टर। ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा। यहां पे अगर लूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा। अब ये 3D है, इस 2D से मैच मत करना। आप ऐसा सोच सकते हो कि यहां एक रिंग है और उसकी एक्सिस में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा रिंग के हर पॉइंट से, तो एक कोन की शेप बन जाएगी। ये सर वो कोन का कोई भी अलोंग द स्लाइड अगर लेके चलते हो तो इस डायरेक्शन के साथ एंगल सारे अल्फा के मिलेंगे। यस सर। ये अल्फा क्या लिया है समझ में आ रहा है? यस सर, एंगल विथ एरिया वेक्टर। हाँ, एक पर्टिकुलर रिंग के लिए तो ये अल्फा फिक्स है, लेकिन जैसी रिंग चेंज होगी अल्फा चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक, अब इस रिजल्ट के लिए क्या ध्यान रखना है कि एक सर्कुलर सरफेस जिसकी एक्सिस पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, उस Q चार्ज की वजह से इसका फ्लक्स इतना है। Q पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, ये थीटा क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, कोण बना दूं, तो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा का है। तो इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली फ्लक्स निकाल सकता हूं। सर स्फीयर के लिए भी है? स्फीयर के लिए तो और आसान रिजल्ट होगा, ये तो फ्लैट सरफेस थी इसलिए मुश्किल हुई। अगर स्फेरिकल सरफेस होती तो काम बहुत आसान था। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए इसी तरह करके आओगे। एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, डायमेंशंस क्या दे रखी हैं उसकी पूरी लेंथ है 2L की और उसका रेडियस है R का, और उसके एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने Q चार्ज रख दिया। इस Q चार्ज की वजह से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स, लेकिन किसका? सिर्फ कर्व्ड सरफेस का, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस। जीरो क्यों? सोचो जरा, ये कर्व्ड सरफेस सिलेंडर की अंदर चार्ज रखा तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से भी निकल रही होंगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां हर जगह से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, तो फ्लक्स जीरो क्यों? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेंगी, हर डायरेक्शन में क्रॉस कर रही होगी। तो इस पूरी कर्व सरफेस इसका एंड जीरो जब होएगा जब एंड कंसीडर हम ट्राई कर लेंगे। हाँ, इसे रिजल्ट निकाल के आना है। सर इसमें भी रिंग मान लेंगे? बिल्कुल रिंग माननी होगी, लेकिन कैसे ये आपको सोचना है। जी सर, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने और कब? शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने? कंप्लीट नोट्स बनाओ बेटा, जो रोज पढ़ा रहा हूं इसको नोट्स की फॉर्म में ही रखना है। हर चीज आपकी कॉपी में होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, यही आपके नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं है। कंप्लीट क्लास है बेटा, तो प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए।
सर नेक्स्ट क्लास का क्या होगा? नेक्स्ट मैं पता करता हूँ क्या है, 1 मिनट होल्ड करो। सर नेक्स्ट क्लास की रिसर्च स्टडी हाँ बेटा, आज आपकी एक ही क्लास है और मेरी कोई और क्लास है, तो मैं भी नहीं ले पा रहा, मेरी कोई और लगा रखी है। सर आज एक बार रिवीजन के बारे में बता दो, 11th का मतलब हमें रिवीजन किस तरीके से करना है। मैंने इसे बताया भी था, हर रोज 1 घंटा निकालो। सर टाइम निकाल लेंगे उसमें, मतलब हमें एक चैप्टर को प्रॉपर्ली रिवाइज कैसे करना है वो पूछना चाहिए। नोट्स बना रखे हैं? यस सर। यस सर। सबसे पहला काम तो करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। आपके नोट्स में हर पॉइंट जो लिखा हुआ है वो आपको रिवाइज करना है, सारे फंडेज, सारे इलिस्ट्रेशन जो क्लास में कराए गए थे। उसके बाद उस पे बेस्ड आपने कोई डीपीपीज और एक्सरसाइज अटेम्प्ट की होगी। यस सर। उन एक्सरसाइज को करते हुए आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए होंगे। यस सर। वो आपने किसी टीचर से, अपने फ्रेंड से पूछ के सॉल्व किए होंगे। यस सर। उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके देखो कि आपको अब आते नहीं आते। ठीक, जो पहली बार हो गए थे उसमें रैंडमली 10 to 15% क्वेश्चन रैंडमली चूज करके उनको भी करके देखो, सारे नहीं, क्योंकि जो बहुत सिंपल है ऑलरेडी पहली बार में हो गए थे, दूसरी बार में होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी रैंडमली 10 to 15% क्वेश्चन उनमें से सेलेक्ट भी कर लो जो पहली बार में भी हो गए थे, उन्हें भी अटेम्प्ट करके देखो कि मेरा आंसर अब मैच कर रहा है नहीं कर रहा। पहले तो कर रहा था, अब कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन जो पहली बार में नहीं हुए थे उनको तो पूरा सॉल्व करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज नहीं कर रखे उस टॉपिक के, तो वो भी कर डालो। कर रखे हैं, बहुत बढ़िया, उनको देख लो। उनमें भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो गलत हुए थे उनको रिपीट करना है पूरा पूरा, बाकी में से 10 to 15% क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करना है। यस सर, ठीक है। ठीक है सर, इसमें मुझे क्वेश्चन था सर, तो अगर सॉलिड सरफेस में सर मैं उसका फाई इंफिनिटी कह सकता हूँ? सॉलिड सरफेस कैसे कह रहे हो फिर? सॉलिड बॉडी को? हाँ सर, सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी में क्या चीज निकालोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंफिनिटी कह सकता हूँ? बेटा फ्लक्स तो एक्चुअली सरफेस का है, मैं वॉल्यूम का कैसे डिफाइन करूं? मैं फ्लक्स डिफाइन ही नहीं कर सकता वॉल्यूम के लिए। अच्छा ठीक है सर। सर मैंने आपको जो डाउट भेजा था सर, ये जरूर कह सकता हूं कि अगर मेरे पास सॉलिड बॉडी है और वो कहते हैं इसमें जितनी सरफेस बन सकती है सबका फ्लक्स निकालो, तो मैं कह सकता हूं इंफिनिटी है हर सरफेस का मिलाकर, क्योंकि हर सरफेस का फ्लक्स होगा और किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में गैप, तो अगर मैं कहता हूं एक लाइन पर इतनी सी लाइन है, उसमें कितने पॉइंट्स होंगे? अगर मेरे पास इतनी चौड़ी एक बॉडी दे रखी है, क्यूबिकल बॉडी, और मैं उसमें सरफेसेस काउंट करनी शुरू कर दूं, कितनी सरफेसेस होंगी? सर dx की इनफाइनाइट। हर एक का फ्लक्स निकाल के ऐड करूंगा तो कितना फ्लक्स निकलेगा? मैं चीजें डिफाइन ही नहीं की जा सकती ऐसे कभी। सर अगर इस क्वेश्चन में क्लोज सरफेस बोलते तो प्रोसेस लगा एक एक करके। सर उन सरफेस की हम डायरेक्शन भी कैसे निकाल लेंगे कि वो इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी? बहुत आर्बिट लेंगे, किसी एक डायरेक्शन को लेते चलते जाएं तो हम भी कह सकते हैं भाई हाँ इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो मैं क्लोज सरफेस तो कह नहीं सकता, हर एक अपने आप में एक इंडिविजुअल सरफेस माननी पड़ेगी। अगर मैं वॉल्यूम की सभी सरफेसेस को काउंट कर रहा हूं तो हर सरफेस को मुझे इंडिविजुअल मानना पड़ेगा, तो मैं इसे क्लोज सरफेस की तरफ काउंट नहीं कर सकता। यस सर। ठीक है सर, आपने सर कहा था लास्ट में डाउट लेने के लिए, पर टाइम नहीं मिला। मेरी क्लास अभी और है, एक क्लास रख दूंगा डाउट क्लास, बेटा उसमें पूछ लेना अपने डाउट्स। ओके सर। बहुत पीछे चल रहा है, बहुत पीछे। सर मॉड्यूल के रिपीटिशन कर करके टाइम चला जाता है क्लास में। है बेटा, रिपीटिशन कर करके एक ही चीज का टाइम चले जाता है क्लास में। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। चलो हाँ बेटा, और कुछ पूछ रहा था कोई? सर मॉड्यूल मैं अभी पता कर देता हूँ मॉड्यूल्स का। और यस सर, प्लीज पता कर लीजिए। सर मेरे को सर आपसे बात करनी, सर आप कब फ्री होगे? मैं तो फ्री आज बहुत लेट होऊंगा, 10 बज जाएंगे, कल सुबह एक बात कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा। बाय।